तो चलिए आज राजनीति को नंबरों या आंकड़ों से नहीं बल्कि जमीन से समझते हैं। किसी जगह की मिट्टी, वहां के पानी और सबसे जरूरी वहां के लोगों से। आज हम असम के सिडली चलेंगे और इसे किसी की जीत या हार की तरह नहीं बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि जनता का भरोसा आखिर जीता कैसे जाता है। अब ये जो सिडली है, ये अनुसूचित जनजाति के लिए एक आरक्षित सीट है, लेकिन इसकी असली कहानी इसकी सांस्कृतिक बुनावट में है। यहाँ बोडो, संथाली, बंगाली, असमिया कई समुदाय एक साथ रहते हैं और इन सभी की जिंदगी, इनकी पहचान यहाँ की जमीन से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो जमीन पर लोगों की असल दिक्कतें क्या हैं? देखिए, 2025 के राज्य मूल्यांकन में बोडोलैंड को शिक्षा में सबसे आखिरी रैंक मिला। टीचरों की जबरदस्त कमी है। सेहत का हाल ऐसा है कि 2024 में अकेले कोकराझार में मलेरिया के लगभग 2000 मामले सामने आए। नौजवानों के लिए काम नहीं है और सड़कें, पुल सब टूटे फूटे हैं। यही वो रोज की परेशानियां हैं जो वहां की राजनीति की दिशा तय करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सिडली की नब्ज पकड़ेंगे, फिर चुनावी नतीजों को समझेंगे, आंकड़ों के पीछे का इतिहास देखेंगे और फिर एक ऐसे ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे जो राजनीति को लोगों से वापस जोड़ता है। चलिए अब कहानी के पीछे के नंबरों पर आते हैं। 2021 का जो चुनाव था वो कोई मामूली चुनाव नहीं था, वो एक तरह का राजनीतिक भूकंप था। और उसकी वजह लोगों की वही चिंताएं थीं जिनकी हमने अभी बात की। 83% से भी ज्यादा का वोटर टर्नआउट, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ बताता है कि सिडली के लोग सो नहीं रहे हैं, वो चुप नहीं है, बल्कि बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। अब जीत का अंतर देखिए, 31,320 वोट। असेंबली पॉलिटिक्स में इसे लैंडस्लाइड कहते हैं, एक तरफा जीत। ये कोई मामूली फेरबदल नहीं था, ये एक बहुत बड़ा और निर्णायक बदलाव था। ये नंबर कहानी को और भी साफ कर देते हैं। यूपीपीएल यानी यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल के गठबंधन को जबरदस्त जीत मिली। वहीं बीपीएफ यानी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट दूसरे नंबर पर रही। और सबसे दिलचस्प बात, कांग्रेस जैसी एक बड़ी नेशनल पार्टी मैदान में थी ही नहीं। तो अब हिसाब किताब साफ है। किसी भी विपक्षी दल के लिए ये 31,000 वोटों का घाटा पाटना एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। ये काम सिर्फ एक कैंपेन चलाकर नहीं हो सकता। इसके लिए तो पूरे राजनीतिक संगठन को एक नया जन्म देना होगा। तो ये आंकड़े तो एक तरफ, लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है। हमारे लोकतंत्र की सेहत इस बात पर टिकी है कि हमारी सार्वजनिक बहस कितनी स्वस्थ है। और ये तभी हो सकता है जब हम अपनी बात जानकारी और जिम्मेदारी के साथ रखें और साथ ही दूसरों की गरिमा का भी सम्मान करें। यही हमारे संवैधानिक मूल्यों की आत्मा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव अचानक तो नहीं आता। चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं और समझते हैं कि ये कहानी बनी कैसे। ये बदलाव सिर्फ चेहरे बदलने से नहीं, बल्कि कहानी और संगठन में गहरे बदलावों से आते हैं। सिडली का सियासी सफर देखिए। 1991 में एक निर्दलीय उम्मीदवार जीता है, मतलब उस वक्त इंसान पार्टी से ज्यादा जरूरी था। फिर आता है 2011 से 2016 का दौर, जब बीपीएफ का दबदबा था, जिसने क्षेत्रीय आदिवासी पहचान के वोट को अपने साथ जोड़ा। और फिर 2021 में एक बहुत बड़ा यू टर्न आता है और पूरा पासा यूपीपीएल की तरफ पलट जाता है। अब इस चार्ट को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। 2016 में जीत का मार्जिन था करीब 9,000 वोट और 2021 में सीधा 31,000 के पार। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वोटर और मजबूती से खेमों में बट रहे हैं, ध्रुवीकरण बढ़ रहा है। और एक बार फिर वही बात सामने आती है कि सिडनी के लोग बहुत ध्यान से सब कुछ देख रहे हैं। उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि जब जरूरत पड़ती है तो वो निर्णायक तरीके से पासा पलट सकते हैं। यहाँ से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि कोई भी जीत परमानेंट नहीं होती। तो ठीक है, हमने समस्या को तो समझ लिया, अब समाधान की बात करते हैं। किसी भी राजनीतिक ताकत को जमीन से दोबारा खड़ा होने के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित 4 आयामी सोच की जरूरत है। इसे हम चतुर्मुख रणनीति कह सकते हैं। इस चतुर्मुख सिद्धांत के 4 चेहरे हैं जो एक साथ काम करते हैं। एक मजबूत कहानी यानी नैरेटिव, उसे सुनाने वाले लोग यानी संगठन, उस कहानी का चेहरा यानी उम्मीदवार, और इन सबको मुमकिन बनाने वाले साधन यानी रिसोर्स। सबसे पहले बात करते हैं कहानी की। और ये कहानी दिल्ली या दिसपुर से नहीं आएगी, ये सिडली की मिट्टी से निकलेगी। एकदम हाइपर लोकल, ये लोगों के स्कूल, अस्पताल और नौकरियों की बात करेगी।
ये उनकी भाषा में होगी, जैसे माँ भोई यानी मातृभाषा और जन स्वास्थ्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये लोगों की भावनाएं हैं। लेकिन सोचिए, कहानी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसे घर घर तक पहुंचाने वाला कोई न हो तो वो बेकार है। इसीलिए दूसरा चेहरा है संगठन यानी लोग। इसका मतलब है सभी 273 बूथों पर जमीन से काम करना, कोऑर्डिनेटर बनाना, दफ्तर खोलना और महिलाओं और युवाओं को जोड़कर एक मजबूत नेटवर्क तैयार करना। अब कहानी है, कहानीकार है, तो उस कहानी को एक चेहरा भी तो चाहिए, है ना? तीसरा चेहरा है उम्मीदवार। और ये चेहरा कैसा होना चाहिए? कोई ऐसा जो बाहर से आया हुआ न लगे, बल्कि उन्हीं में से एक लगे। स्थानीय हो, युवा हो, जिसकी छवि साफ सुथरी हो और जो लोगों की भाषा और संस्कृति से गहराई से जुड़ा हो। और चौथा चेहरा है साधन। देखिए, संसाधन का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। इसका मतलब है साधनों का सही स्मार्ट इस्तेमाल। जैसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन जगहों तक पहुंचना जहां आपका संगठन कमजोर है, या फिर बोडो भाषा में व्हाट्सएप वीडियो बनाकर अपनी बात सीधे लोगों तक पहुंचाना। तो ठीक है, ये चारों चेहरे मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाते हैं। लेकिन इस पूरी मशक्कत का, इस पूरे कंपटीशन का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ चुनाव जीतना? नहीं, इसका असली मकसद है राजनीति को नीति में बदलना, शासन में बदलना, जो लोगों की जिंदगी बेहतर करे। देखिए, बीटीसी शांति समझौते में कई बातें हैं, जैसे बोडो शिक्षा पर, जो आज तक लागू नहीं हुई। एक अच्छा विपक्ष इन्हीं मुद्दों को पब्लिक एजेंडा बना सकता है और सरकार को काम करने पर मजबूर कर सकता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात आती है, स्थायी विश्वास की नींव। हर तरह की बातचीत में लोगों की गरिमा, उनकी प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करने पर टिकी है। आप लोगों का भरोसा तभी जीत सकते हैं जब आप हर कदम पर उनका सम्मान करें। तो चलिए, सिडली की इस कहानी से हम आखिरी और सबसे अहम सबक क्या सीखते हैं? ये सिर्फ एक चुनाव क्षेत्र की कहानी नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी। तो एक आखिरी सवाल जो सबसे जरूरी है, क्या होता है जब लोकतंत्र में बातचीत की जगह सिर्फ एक तरफा भाषण, एक मोनोलॉग रह जाता है? जब कोई मजबूत विपक्ष नहीं होता, जब बहस की जगह खामोशी ले लेती है, तो लोगों की शिकायतें अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं और जवाबदेही खत्म हो जाती है। ये गांव के चौराहे से लेकर देश की राजधानी तक हर जगह सच है। सिडली का सबक यही है कि एक जिंदा लोकतंत्र को लगातार संवाद की जरूरत होती है, एक ऐसी राजनीति की जिसके दिल में हमेशा लोग हों।